नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि शर्मा मधु आज आपके साथ परम आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी के संबंध में अपने कुछ यादें, कुछ संस्मरण लेकर के आया हूं। अपनी बात को जब शुरू करता हूं तो मैं पीछे लौट जाता हूं कॉलेज के दिनों की ओर। सन 1983 में दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए और बीएड करने के बाद जब एमए करने का विचार था तो मेरे मन में एक पुरानी कामना, पुरानी इच्छा जाग उठी। दरअसल जब मैंने कॉलेज में दाखिला लेने के लिए फॉर्म भरा तो मेरे मन में हिंदू कॉलेज में दाखिला लेने का विचार था। लेकिन जब मैं वहां दाखिला लेने के लिए गया, फॉर्म भरने के लिए गया, तो वहां हो गई मेरी रैगिंग। और उस रैगिंग ने मुझे इतना डरा दिया कि मैं उस कॉलेज में जो प्रवेश के लिए सूची लगी वो देखने ही नहीं गया। तो आप अनुमान लगा सकते हैं उस दौर का, 1983 का उस दौर का रैगिंग का बड़ा खौफ होता था। और हम स्कूल से निकले हुए बच्चे बहुत डरे डराए से, घबराए से, सहमे से कॉलेज में घुसते थे। तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैंने बीए हिंदू कॉलेज से करने की बजाय किरोड़ीमल कॉलेज से किया। जब बीए हो गया उसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से ही सीआई से बीएड भी कर लिया 1983 में। तो इच्छा हुई कि मैं एमए भी करूंगा हिंदी। तो अब मैंने कहा कि इस बार मैं हिंदू कॉलेज से करूंगा, क्योंकि अब तक 4 साल हो गए थे तो हम काफी कहिए कि बेहतर स्थिति में आ गए थे। तो मैंने एमए हिंदी में दाखिला लिया और हिंदू कॉलेज से मैंने पंजीकरण कराया। एमए में ज्यादातर कक्षाएं जो हैं वे हमारे आर्ट्स फैकल्टी दिल्ली विश्वविद्यालय में होती हैं। कॉलेज के साथ संबंध प्राय ट्यूटोरियल्स या कहें कि लाइब्रेरी तक ही सीमित रहता है। और इसी बीच संयोग से मेरा चयन दिल्ली में फूड एंड सप्लाईज डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर के रूप में हो गया। तो ऐसे में मेरे लिए थोड़ा कठिन हो गया नियमित कक्षाओं को अटेंड करना। और मैंने जब थोड़ी सी कक्षाएं अटेंड की तो वहाँ अन्य विद्यार्थी जिक्र कर रहे थे, हमारे एक सर हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे से मिलते हैं, बात करते हैं, और उनका नाम डॉक्टर हरीश नवल मुझे सुनने में आया। तो मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मैं उनसे मिलूं, और हिंदू कॉलेज में पढ़ाते हैं और मैंने भी हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया ही है और इतने अच्छे सर हैं, मैं मिलूं उनसे। लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि मुझे उनसे मुलाकात करने का सौभाग्य उस समय प्राप्त नहीं हुआ। और फिर मैंने अगले साल अपना दाखिला जो है वो सांध्यकालीन कक्षाएं, इवनिंग क्लासेस जिसको कहते हैं, उसमें करवा लिया। और इस तरह से उनसे मिलने का मेरा सपना उस समय अधूरा रह गया। फिर प्रथम श्रेणी में दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद एमफिल किया, ट्रांसलेशन कोर्स में दिल्ली में टॉप किया, पीएचडी की। समय बीतता गया और मैं विभिन्न नौकरियां करते हुए अंततः 1997 में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के रूप में नियुक्त हुआ। ये एक नया दौर मेरे जीवन का शुरू हुआ और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक उपलब्धि है आदरणीय डॉक्टर हरीश नवल जी से साक्षात मुलाकात। मुझे याद है कि कुछ ही समय बाद में विश्वविद्यालय हिंदी परिषद का महासचिव बना दिया गया और हमने एक आयोजन किया विश्वविद्यालय में ही। और वह आयोजन था विश्व हिंदी सम्मेलनों का क्या महत्व है, क्या भूमिका है, इसको लेकर। और उस वक्त छठा विश्व हिंदी सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ था और डॉक्टर नवल वहां से हिस्सा लेकर लौटे थे। और मेरे मन की इच्छा थी कि हम उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करें। मैं उनसे मिलने कॉलेज गया, मैंने अपना परिचय दिया, वे बहुत प्रसन्न हुए। और वह पहली मुलाकात जिस आत्मीयता से, जिस अपनेपन से, जिस प्रेम से उन्होंने मुझे गले लगाया कहीं या मिले मुझसे, मैं उनका मुरीद हो गया। बड़े सहज भाव से मेरे साथ वे बाहर आए और एक जगह बैठ करके, चाय की दुकान पर बैठ करके चाय पीने लगे। एक इतने बड़े प्रोफेसर, इतने विद्वान, इतने नामी व्यक्ति एक सामान्य से विद्यार्थी के साथ बाहर बैठ करके और बिल्कुल निश्चल भाव से, बिल्कुल सहज भाव से बातें कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। और वह मेरा पहला परिचय उनकी अमिट छाप मेरे दिल पर छोड़ गया। और वह दिन और आज का दिन, हमारा यह आत्मीय संबंध निरंतर प्रगाढ़ होता चला गया। और आज
वे मेरे बड़े भाई समान, मेरे सबसे अच्छे मित्र समान, मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक, मार्गदर्शक, और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। बहुत सी बातें मेरे स्मृति पटल पर इस समय ताजा हो रही हैं जब मैं पिछले दिनों को याद कर रहा हूँ, लौट रहा हूँ उन दिनों की ओर। और उस कार्यक्रम के माध्यम से विश्व हिंदी सम्मेलन का जो परिदृश्य उन्होंने दिखाया, उनकी इस वक्तृत्व कला का मैं उस दिन, जिसे कहना चाहिए कि मुरीद हो गया, मैं उनका भक्त हो गया। उसके बाद तो अनेक अवसरों पर, अनेक कार्यक्रमों में, अनेक आयोजनों में मुझे सहभागी होने का सुअवसर मिला। हिंदू कॉलेज में उनके निवास पर उन्होंने जिस प्रकार से अपने घर में ही एक साहित्यिक वातावरण बना रखा था, और वहां उन्होंने अपने घर में आयोजन स्थल बना रखा था, जिसमें अलग अलग द्वार बनाए हुए थे। लम्ही द्वार था, कहीं दूसरा द्वार था, और वहां पर अक्सर महीने में 2-3 गोष्ठियां, परिचर्चाएं, लोकार्पण आदि होते रहते थे। शब्द सेतु संस्था, उससे मैं जुड़ गया सहज रूप से, और मुझे उन्होंने इसमें अनेक पद समय समय पर दिए। तो उसके माध्यम से कई साहित्यकारों से उनके निवास के उस आयोजन में मुझे मिलने का, उनके साथ बैठकर बात करने का, उनको सुनने का अवसर मिला। और उन्हीं के आशीर्वचनों से, उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैंने भी अपने लेखन को गति प्रदान की। और अभी तक जो मैं लिखता था वह प्राय समाचार पत्रों में, दैनिक हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स आदि में प्रकाशित होता था। पुस्तक के रूप में प्रकाशन जो है अभी तक मेरा सीमित था, और जो पुस्तकें मेरी आई थी वे प्राय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए टेक्स्ट बुक के रूप में थी। और 2001 में मेरा काव्य संग्रह आया, संघर्ष मीमांसा, और उसका जानदार शानदार लोकार्पण हिंदी भवन में आदरणीय नवल सर के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में, उनके संचालन संयोजन में हुआ। अद्भुत आयोजन था, और मुझे हमेशा याद रहता है। आज उस बात को लगभग 20 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज भी सारी बातें, आदरणीय जटिया जी, सत्यनारायण जटिया जी उसमें मुख्य अतिथि थे, और बहुत भव्य आयोजन डॉक्टर नवल ने करवाया हिंदी भवन में। और उसके बाद तो हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद जो भी मेरी काव्य संग्रह आए उनकी बात, उसके बाद जो मेरे व्यंग्य संग्रह आए, उसके बाद मेरा रेडियो सीरियल आया, अनेक पुस्तकें जो मेरी आई, उनमें जब जब भी लोकार्पण का, परिचर्चा का अवसर आया, तो डॉक्टर नवल का वरद हस्त मेरे सिर पर रहा। और हमने अनेक ऐसे आयोजन हिंदी भवन में भी, और उनके निवास पर भी, और अन्य अनेक सभागारों में किए। जो मेरा पहला व्यंग्य संग्रह आया, बकरी कल्चर शीर्षक से, 2006 में, उसकी भूमिका लिख करके आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, और बहुत सी बारीकियां व्यंग्य को लेकर के मुझे समझ आने लगी। जैसे जैसे वे लिखते थे, मेरे बारे में बताते थे मुझे, समझाते थे मुझे, और मैंने कहिए कि व्यंग्य का क ख ग उनसे सीखा। उसके बाद लगभग 6-7 साल बाद मेरा दूसरा व्यंग्य संग्रह आया, अंगूठा छाप हस्ताक्षर। उसकी भूमिका भी लिखी है, उन्होंने बताया कि किस तरह से रवि के इन 2 व्यंग्य संग्रहों में क्या विकास हुआ है, क्या वृद्धि हुई, कैसे आगे बढ़ा है। उनका बहुत सुंदर विवेचन उन्होंने किया। तो ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे डॉक्टर नवल जी, भाभी डॉक्टर सुधा, स्नेह सुधा नवल जी, आस्था, अन्विता, पूरे परिवार से जुड़ने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ, उससे मैंने अपने जीवन में बहुत समृद्धि महसूस की। बहुत कुछ मेरे जीवन में जुड़ा। डॉक्टर नवल की वक्तृत्व कला से हम सब परिचित हैं, अद्भुत। वे जब बोलना शुरू करते हैं तो मन करता है वे बोलते रहें और हम सुनते रहें। समय कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है, यह बात वे सभी साथी जानते हैं जिन्होंने उनको विभिन्न अवसरों पर बोलते हुए सुना है। इतनी रोचक शैली, और संस्मरण के तो वे अद्भुत भंडार हैं। और निराला की गली से जो संस्मरण की उनकी यात्रा प्रारंभ हुई है, वह अब अनेक नए नए सोपानों पर, नई नई उपलब्धियां, नई नई ऊंचाइयां छूते हुए बढ़ रही है। और ये जो माध्यम है, नया यूट्यूब माध्यम, इन्होंने उनकी उस पुरानी जो इच्छा थी संस्मरणों को प्रस्तुत करने की, उसे पंख लगा दिए हैं। अजब साहित्यकारों के गजब किस्से, सचमुच क्या बात है। साहित्यकार जितने गजब हैं, उससे ज्यादा गजब हैं उनके किस्से जो नवल सर सुनाते हैं।
और किसी को किस्सा गोई सीखनी हो, किसी को वक्तृत्व कला सीखनी हो, किसी को दूसरों को अपना बनाने की कला सीखनी हो, साहित्य सृजन का तो खैर वे भंडार हैं, दक्ष हैं ही, तो वे डॉक्टर नवल से सीखा जा सकता है। अपने से बड़ों के प्रति किस प्रकार आदर सम्मान भाव प्रकट कर किया जा सकता है, अपने बराबर वालों को किस तरह से साथ लेकर चला जा सकता है, और अपने से छोटों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे प्रेरणा दी जा सकती है, कैसे उनका मार्गदर्शन किया जा सकता है, ये सारी बातें अगर सीखनी हो तो एक नाम, एक व्यक्ति जो अपने आप में पूरी संस्था है, वह है डॉक्टर हरीश नवल। इतना ही नहीं, जो मेरी विदेश यात्राएं हुई उनमें से 2 बार मॉरिशस यात्रा भी उन्हीं की प्रेरणा और उससे हुई। अचानक एक दिन सुबह उनका फोन आता है कि रवि, हम मॉरिशस जाने का एक विचार बना रहे हैं और तुम्हें चलना है। मैंने कहा मॉरिशस जाना है, चलना है? मैंने तो अभी कुछ सोचा नहीं, कब जाना है सर? बस सब 5-6 दिन, आज आखिरी तारीख है, आपने बस अपना नाम और बायोडाटा जल्दी से भेज दो और टिकट के इंतजाम कर लो, हम करवा देंगे सब चीज, चलना है। तो उनका ये जो अधिकार पूर्वक जो आदेश, ना करने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता, और सोचने विचारने का भी कोई समय नहीं था। तो मैंने हाँ कर दी। 2013 की ये बात है। मॉरिशस का वह यादगार जो हमारी यात्रा हुई, अद्भुत। किस तरह से हमने वहाँ आयोजन साहित्यिक भी किए, और जो यात्राओं के जो आनंद लिए, किस तरह से उन्होंने पूरा मॉरिशस का हमें कहानियां सुनाई, वो सारी बातें। इसी प्रकार दुबई का आयोजन अद्भुत, उसमें भी इसी प्रकार उनका आदेश आया, चलो, चल पड़े। बाली इंडोनेशिया, उनके सौजन्य से जाने का अवसर मिला। और अभी जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस में, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का सदस्य बनाया जाएगा, लेकिन ये उनकी कृपा थी और उनकी दृष्टि थी, और उनका यह मुझ पे विशेष आशीर्वाद था कि मुझे उन्होंने इसके लिए चुन लिया, और उस भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन में मुझे मॉरिशस में वहां पर न केवल भाग लेने का बल्कि सत्र संचालन का अवसर उनके सानिध्य में मुझे प्राप्त हुआ। अनेक अवसरों पर मैंने उनकी जीवंतता देखी है। वे एक बड़ी भीषण बीमारी जिसको कहा जाता है, उससे गुजर रहे थे बीच में एक दौर में, और कैसे कोई व्यक्ति अपनी जिजीविषा से, कैसे अपनी हंसते हंसते चीजों को सहने की क्षमता से ऐसी भीषण बीमारी को हरा सकता है, उसका साक्षात प्रमाण, उदाहरण है डॉक्टर हरीश नवल। और उस अवसाद की स्थिति में, उस भयानक चिंता की स्थिति में भी वे कैसे हंसते मुस्कुराते रहे, इसका एक उदाहरण मुझे याद आता है कि मैं नाम नहीं लूंगा, हमारे एक मित्र उनसे वहां अस्पताल में सपत्नीक मिलने गए, और जब मिलने गए तो बहुत उदास ऐसे मुंह लटकाए से ऐसे गए, और उनकी पत्नी तो उनको देखकर रोने लगी। तो डॉक्टर नवल ने कहा कि भाई क्या हो गया, तुम तो ऐसे लग रहे हो जैसे पता नहीं कितनी बड़ी परेशानी आ गई है, ये ऐसे मुंह सा उतार करके निराश से उदास से रो रहे हैं आप लोग, क्या बात हुई? मुझे तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो उन्हें थोड़ा सा दिलासा हुआ। तो उन्होंने कहा, नवल सर ने कहा कि कोई कविता वगैरह सुनाओ हर्षवर्धन, तुम तो बड़े अच्छे सुनाते हो, कोई कविता सुनाओ। तो वे एक थोड़ी उदासी वाली सी कविता सुनाने लगे। सर ने कहा, ना, ये रोने रोने वाली कविता क्यों सुना, तो अच्छी कोई हंसी मजाक, कोई अच्छा आशावादी वाली कविता सुनाओ, ये क्या बात है, अभी तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, देखिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। तो उनका ये जो उत्साह था, उनका ये जो आशावादिता थी, उनकी जो जिजीविषा थी, इसको देखकर डॉक्टर भी हैरान थे। और एक किस्सा तो मुझे याद है, भूलता नहीं है, जो उन्होंने सुनाया वहां का, अद्भुत था। कि एक बार वहीं जब अस्पताल में वे दाखिल थे, तो रात को लगभग 11 बजे
अस्पताल का कोई अधिकारी उनके पास आया और कहा कि सर मैं फीडबैक जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ जो कुछ होता है उसमें कोई कमी हो, आप जो हम यहाँ सेवाएं दे रहे हैं अस्पताल में, और उसमें कोई सुझाव देना चाहें आप कि किस तरह से हम बेहतर बना सकते हैं, तो मैं आपसे सुझाव लेना चाहता हूँ। और रात के 11 बजे सोने का समय हो रहा है और एक ऐसा अटपटा सा ये मामला लेकर के कोई आ जाए तो सामान्य व्यक्ति खींच उठता है, हो सकता है उसे बुरा भला कह दे, लेकिन डॉक्टर नवल तो व्यंग्यकार है, वे कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने उसे अपने पास बिठाया और कहा कि हाँ, बहुत अच्छा हुआ आप आए हैं, तो मेरे कुछ सुझाव हैं जो मैंने यहाँ महसूस किया है, आप उन्हें लिख लीजिए। तो तुरंत अपना पेन और कागज लेकर बैठ गया कि कोई बहुत महत्वपूर्ण बात सर बताने वाले हैं। सर ने बताना शुरू किया, देखो सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है कि इस अस्पताल में हर कमरे में, जैसे वहां पर क्रिकेट मैच में होती है ना चीयर लीडर्स, इस तरह के कुछ चीयर लीडर यहाँ भी होने चाहिए और वे प्रत्येक मरीज के पास जाएं और उसके सामने थोड़ा सा हास्य व्यंग्य या नृत्य आदि प्रस्तुत करें, तो इससे जो है ना बहुत अच्छा लगेगा, मरीजों को बड़ा जल्दी सुधार होगा। और वे सज्जन सारी बातें लिख रहे थे कि हाँ, ये सर सुझाव आपका बहुत अच्छा है। सर और कोई सुझाव? तो सर ने कहा कि देखो ऐसा करें आप कि ये जो आपके जो बेड है ना, इनमें आप लगा दीजिए एक म्यूजिक, जो बेड ऊपर हो म्यूजिक बजे, बेड नीचे हो म्यूजिक बजे, संगीत। तो संगीत से तो बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। उसने लिख लिया, उन्होंने फटाफट लिख लिया। तो और कोई सुझाव सर? कहते मेरा तीसरा सुझाव ये है कि सुझाव लेने के लिए रात को 11 बजे ना आया जाए, इस कार्य को आप दिन में भी कर सकते हैं। ये सुन के उसको झटका सा लगा, अरे ये क्या हो गया। वो क्षमा मांगते हुए चला गया। अगले दिन जो है उनके उच्च अधिकारी आए और उन्होंने सुझावों को नोट करके वहां तक पहुंचे थे, तो गंभीरता से आए पूछने के लिए किसने ऐसे सुझाव दिए हैं। तो जब वे आकर के डॉक्टर नवल से मिले और उन्होंने बताया कि रात को 11 बजे कोई सुझाव मांगने आएगा तो क्या होगा, तो वे सुनकर के बहुत हंसे कि ये तो सर आपने अद्भुत काम किया और ये कार्य आप जैसा कोई महान व्यंग्यकार ही कर सकता है। ऐसी जीवंतता, ऐसी जीवटता, ऐसी जिजीविषा है डॉक्टर हरीश नवल में। हम सब क्या आदर्श हैं। नवल सितारे ग्रुप हमारा उन्हीं के बनाए हुए रास्ते पर चल रहा है। हम उनसे हर रोज प्रेरणा लेते हैं। अभी वे अमेरिका में हैं और उनका जन्मदिन आ रहा है और हम चाहते हैं कि उनका ये जन्मदिन भी बहुत धूमधाम से मनाया जाए। क्योंकि वे अमेरिका में है तो हम मिल करके तो नहीं मना पा रहे, इस माध्यम से हम चाहते हैं कि हम अपने संस्मरण उन तक पहुंचाएं। और ये प्रयास जो आपने किया है इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद। आपका ये प्रयास बहुत प्रशंसनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि डॉक्टर नवल को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को रोकता हूँ, क्योंकि कहने को बहुत बातें हैं और हम तो प्राध्यापक हैं, तो 1 घंटा बोलने का हमारा अभ्यास है। लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि दर्शक श्रोता बोर हो जाएं, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और बहुत मन से अपनी पत्नी डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प की ओर से, अपने पूरे परिवार की ओर से उनके सुदीर्घ शतायु जीवन की, स्वस्थ निरोग जीवन की, हंसते मुस्कुराते जीवन की, व्यंग्य हास्य से भरे हुए जीवन की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका वरद हस्त, उनका शुभाशीष हमें सदैव प्राप्त होता रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं विदा लेता हूँ। मैं डॉक्टर रवि शर्मा मधु, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली। धन्यवाद।